Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7 January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. Before we proceed, there is a correction from yesterday's newspaper analysis. देखिए कल मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था अबाउट द रेनफॉल अकरिंग इन इक्वेटोरियल रीजन. तो इक्वेटोरियल रीजन में जो मेनली बारिश होती है दैट इज़ ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल टाइप. मैंने परसों द डे बिफोर येस्टरडे जब हीट डोम जो यूरोप के अंदर बने हैं उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जहाँ मैंने बताया था कि कैसे कन्वेक्शनल विंड्स जो हैं दे आर गेटिंग ट्रैप्ड इनटू द डोम. वहाँ पे फिर मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया था, यहाँ हिंट्स भी मैंने दिया था. इसका जवाब होगा इक्वेटोरियल रीजन में बारिश होती है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल, बट इन फ्लो आई बाई मिस्टेक सेड कि द रेनफॉल इज़ साइक्लोनिक रेनफॉल. साइक्लोनिक रेनफॉल आई होप आपको पता होगा ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं. जैसे कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल रीजन से साइक्लोन्स इमर्ज होते हैं और फिर वो ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रेनफॉल कराते हैं मेनली ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट पे भी हो सकते हैं. उसके अलावा टेम्परेट साइक्लोन्स भी होते हैं. टेम्परेट साइक्लोन्स के कारण जो रेनफॉल होता है उसको हम लोग कभी कभार फ्रंटल रेनफॉल भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड और वार्म विंड पैकेट्स जब एक दूसरे के साथ इंटरफेस में आते हैं तो उस फ्रंट पे बारिश होती है. तो टेम्परेट रेनफॉल का मैकेनिज़्म अलग है, टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल का मैकेनिज़्म अलग है. और माउंटेन रेनफॉल जिसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि माउंटेन्स के अलॉन्ग जब विंड राइज करती है उस स्लोप के अलॉन्ग, तो व्हेन इट राइजेस इट कूल्स डाउन एंड देन इट कॉजेज रेनफॉल, उसको माउंटेन रेनफॉल कहते हैं. तो इस पर्टिकुलरली इस सवाल का जवाब होगा कन्वेक्शनल रेनफॉल. Now the first article is about women peacekeepers in Sudan, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में पहले ज़रा समझते हैं, देन वी विल गो टू द करंट न्यूज़. तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा जाता है उन जगहों पे जहाँ पे दो पार्टीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा हो पहले से, और फिर दोनों ही पार्टीज़ पीस के लिए अग्री कर जाएं. तो जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे दोनों ही पार्टी पीस के लिए अग्री करते हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस को इंश्योर कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ भेजा जाता है. तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स को कभी भी ऑफेंसिव एक्शंस के लिए नहीं भेजा जाता. यूएन पीस कीपिंग फोर्स को कभी भी लड़ाई करने के लिए नहीं भेजा जाता. यूएन पीस कीपिंग फोर्स को हमेशा इसलिए भेजा जाता है कि अगर कहीं पे भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए पार्टीज़ ने अग्री कर लिया है तो उस पीस को सस्टेन करने के लिए भेजा जाता है. सो दे आर डिप्लॉयड टू इंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ पीस कमिटमेंट्स बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, एंड पीस कीपिंग फोर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑफेंसिव एक्शन बाय यूनाइटेड नेशंस. जैसे इराक के खिलाफ 2003 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने फैसला किया कि दे विल बी सेंडिंग ऑफेंसिव फोर्सेस अगेंस्ट सद्दाम हुसैन, बिकॉज इट वाज बिलीव्ड, और रिजोल्यूशन भी पास हुए इस लाइन में, कि सद्दाम हुसैन इज डेवलपिंग, इराक अंडर सद्दाम हुसैन इज डेवलपिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स दैट कुड बी थ्रेट टू ग्लोबल पीस. तो फिर जो ऑफेंसिव फोर्सेज भेजे गए दे वर नॉट पीस कीपिंग फोर्सेज. पीस कीपिंग फोर्सेज आर डिफरेंट. दे आर बेस्ड ऑन दीज थ्री प्रिंसिपल्स. कंसेंट ऑफ पार्टीज, यानी कि जो दो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उनके कंसेंट के बेसिस पे ही पीस कीपिंग फोर्स भेजा जाता है कि हाँ ठीक है ये पीस कीपिंग फोर्स आए और यहाँ पे पीस को सस्टेन कराए. इम्पार्शियलिटी, तो पीस कीपिंग फोर्स से ये नहीं उम्मीद की जाती कि वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करे या दूसरे के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करे. दोनों ही पार्टी को वो इक्वल ट्रीट करे और जो पीस के जो नॉर्म्स हैं उसको इम्प्लीमेंट कराए. नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस या डिफेंस ऑफ द मैंडेट. तो अननेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल पीस कीपिंग फोर्स से नहीं उम्मीद की जाती है. वो तभी फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, फायरिंग करेंगे, जब सेल्फ डिफेंस की बात हो. एवरी पीस कीपिंग मिशन इज ऑथोराइज्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल. तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ही पीस कीपिंग मिशन डिसाइड करती है कि किस जगह पे कौन सी पीस कीपिंग मिशन जाएगी. पीस कीपर्स, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स आर ऑल्सो नोन एज ब्लू बेरेट्स और ब्लू हेलमेट्स बिकॉज ऑफ द ब्लू कैप दे पुट ऑन. अगर फंडिंग की बात की जाए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की, तो हर एक मेंबर कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के लिए फंड कंट्रीब्यूट करना. हर एक मेंबर कंट्री का शेयर अलग अलग होता है और हर एक मेंबर कंट्री का कितना शेयर होगा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की तरफ, उसको डिसाइड करने के लिए एक फार्मूला है जो आर्टिकल 17 ऑफ द यूनाइटेड नेशन में मेंशन किया गया है. यह फार्मूला काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको पूरा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है.
लेकिन इतना आपको ध्यान रखने वाली बात है कि हर एक कंट्री का कितना कंट्रीब्यूशन होगा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की तरफ, दैट इज़ डिसाइडेड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ द मेंबर स्टेट। यानी कि जितना ज़्यादा रिच कंट्री होगा, जितना ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री होगा, उसका यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की तरफ उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। प्लस जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, यूके, यूएस, फ्रांस and China, these countries have additional contribution to make towards United Nations peacekeeping force। तो ये दो फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ ए मेंबर स्टेट एंड परमानेंट मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन के P5 कंट्रीज जैसे यूके, यूएस, फ्रांस एंड चाइना एंड रसिया, दे हैव टू पे लार्जर शेयर टू द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन इज़ 8.16%। तो कंट्रीब्यूशन में आपको जैसे मैंने बताया इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखा जाता है, बट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज़ नॉट ओवरऑल साइज ऑफ द इकोनॉमी, जीडीपी पर कैपिटा इज़ द मेन फैक्टर। उस हिसाब से इंडिया काफ़ी पीछे हो जाता है। अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स आर यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके। सारे के सारे कंट्रीब्यूटर्स का परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ध्यान रखिए यूएस का कंट्रीब्यूशन 27% के आसपास है, हाईएस्ट, इनफैक्ट मोर देन 1/4। अगर एक पीटी पर्सपेक्टिव से एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ले लिया जाए तो यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म इंडिया ने बनाया है इन एसोसिएशन विथ यूनाइटेड नेशन। इस प्लेटफॉर्म का मेन पर्पस है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीस कीपर्स को इंश्योर कराया जाए। मेन contribution to the UN peacekeeping force, I'm so sorry, मैन पावर contribution of the UN peacekeeping force। फोर्सेस कहाँ से आते हैं? तो फोर्सेस जो होते हैं, अभी तक तो हमने बात की फंडिंग की, अब मैन पावर की बात की जाए तो मैन पावर कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम वॉलेंट्री बेसिस। यहाँ पे हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मैन पावर, बट रियल सेंस में ह्यूमन रिसोर्स हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में मेन एंड वीमेन दोनों ही फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन होता है। इनफैक्ट ये जो करंट आर्टिकल है इसी से रिलेटेड है, वीमेन पीस कंटिजेंट हैव बीन सेंट फ्रॉम इंडिया टू सूडान। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 27% ऑफ यूएन पीस कीपिंग बजट में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन यूएस नेवर हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ ग्राउंड ट्रूप्स टू यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। इंडिया की अगर बात की जाए तो ये डेटा आपको मेंस पर्सपेक्टिव से याद करने होंगे आंसर राइटिंग के लिए, कभी भी यूएन पीस कीपिंग फोर्स पे सवाल लिखने को आ जाए तो, क्योंकि इंडिया ने ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। यू सी, इंडिया इज़ 5th लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर with 5,323 personnel deployed in 8 out of 13 active United Nations peacekeeping mission। I know रटना थोड़ा कठिन है, बट मेंस के टाइम में ये डेटा आपको याद रखने होंगे। Till date, more than 2,53,000 Indians have served in 49 out of 71 UN peacekeeping missions across the world since 1948. Total of 175 Indian peacekeepers have died so far while serving with the United Nations peacekeepers. This is the highest number of losses that have been suffered by any member country। तो इंडिया के सबसे ज़्यादा लॉसेज हुए हैं इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वाइल सर्विंग एट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इन 2007 इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय एन ऑल वुमेन कंटिंजेंट टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वीमेन कंटिंजेंट भी भेजी जाते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के अंदर। इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है। Indian Army has deployed its largest ever contingent of women soldiers for United Nations peacekeeping operations in Abyei region of Africa। Abyei region के बारे में ज़रा देख लेते हैं। ये प्लेस अब न्यूज़ में आ गया है, तो पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्लेसेज इन न्यूज़ से अक्सर सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। इनफैक्ट APSC में भी आया था लास्ट ईयर, नगार्नो काराबाख रीजन आया था, इस बार अबय रीजन आ सकता है। तो दिस अबय रीजन इज़ लोकेटेड बिटवीन सूडान एंड साउथ सूडान, और ये रीजन जो है इट इज़ वेरी मच रिच इन ऑयल एंड एसोसिएटेड नेचुरल रिसोर्सेज। इस कारण से दोनों ही कंट्रीज आपस में काफ़ी कन्फ्लिक्ट करते हैं, सूडान एंड साउथ सूडान, फॉर ओन एडमिनिस्ट्रेशन
और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ दिस अबे रीजन। और यहाँ पे पीस को इंश्योर कराने के लिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन भेजी गई है। और उसी से रिलेटेड एक करंट न्यूज़ है कि लार्जेस्ट एवर कंटिजेंट ऑफ वीमेन सोल्जर हैव बीन सेंट टू अबे रीजन फ्रॉम इंडियन आर्मी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट parliamentary standing committees and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ को डिटेल में समझने से पहले हम ज़रा समझते हैं द प्रोसेस ऑफ पासिंग अ बिल फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड मेकिंग अ लॉ। तो एक बिल पार्लियामेंट में रखा जाता है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में। लोकसभा में रखा जाएगा तो पहले लोकसभा में डिबेट डिस्कशन होगा, फिर वहाँ से पास किया जाएगा, राज्यसभा में रखा जाएगा, वहाँ डिबेट डिस्कशन होगा और फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा फॉर सिग्नेचर। तो बिल को कानून बनने में ये 3 स्टेप्स होते हैं। इंट्रोड्यूस्ड इन वन हाउस से लोकसभा, प्रॉपरली डिबेटेड डिस्कस्ड एंड देन पास्ड इन दैट हाउस, देन इट इज़ मूव टू अनदर हाउस से राज्यसभा, देन प्रॉपरली डिबेटेड डिस्कस्ड एंड देन पास्ड। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि लोकसभा में या राज्यसभा में जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, दे आर नॉट एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। उनको अलग अलग फील्ड्स के बारे में टेक्निकल नॉलेज तो होता नहीं है, दे आर जनरलिस्ट। तो फिर अगर किसी मुद्दे पे टेक्निकल गाइडेंस की ज़रूरत हो या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिबेट करने की ज़रूरत हो तो फिर वो कैसे होगा, क्योंकि दे डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज़। प्लस जो पार्लियामेंट है वो पूरे साल भर सेशन में रहता भी नहीं है, तो किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर अगर डिटेल में डिस्कशन करने की ज़रूरत है तो वो कैसे होगा। तो कानून बनाना, लॉ बनाना, बिल पास करके, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट टेक्स मोर देन एन ईयर फॉर ए बिल टू पास थ्रू इट। उसमें बहुत ज़्यादा डिबेट, डिस्कशन, एक्सपर्टीज, प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत होती है और बहुत सारे केसेस में आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर लैकिंग इन देयर नॉलेज और एक्सपर्टीज। सो इसी कारण से बिल को पास कराने के बीच में जो प्रोसेस है, लोकसभा में डिस्कशन डिबेट, फिर राज्यसभा में डिस्कशन डिबेट, उसके बीच में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है और वो होता है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का। बहुत बार बहुत सारे बिल को पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को रेफर कर देती है। तो पार्लियामेंट के अंदर ही अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई हैं जिनको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ये एक्सपर्ट बॉडी होती है, वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही बनी होती है, बट इट इज़ एन एक्सपर्ट बॉडी विच विल स्टडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिल इन डिटेल फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव। और ये पार्लियामेंट्री कमेटी साल भर में कभी भी मिल सकती है, इसलिए इसके पास ये लिमिटेशन नहीं होता, इसके ऊपर ये लिमिटेशन नहीं होता कि लोकसभा या राज्यसभा सेशन में है या नहीं। और इस तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो अपना एक्सपर्ट जो सजेशन देती है पार्लियामेंट को, जिसके बेसिस पे पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं, लोकसभा या राज्यसभा, डिस्कस डिबेट कर सकते हैं और फिर वो बिल पास करते हैं जो जा करके कानून बनता है। तो इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। द रीजन वाई पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज द पार्लियामेंट इटसेल्फ डज नॉट हैव इनफ टाइम, क्योंकि पार्लियामेंट साल भर तो सेशन में रहता नहीं है। सेकेंड, दे डोंट हैव दैट टेक्निकल एक्सपर्टीज़ कि वो टेक्निकल डिटेल्स को समझ सकें। और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ बॉडी ऑफ एक्सपर्ट, प्लस अगर उनको कहीं पे कुछ और टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है तो दे कैन कॉल एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। इस कारण से पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट इन फ्रेमिंग अ लॉ। अभी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात की जाए तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ मेनली 2 टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग एंड एडहॉक पार्लियामेंट्री कमिटीज। स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज आर परमानेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑन डिफरेंट फील्ड्स, वाइल एडहॉक कमिटीज आर दोज जिसको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, एंड वंस दैट पर्पस इज फुलफिल्ड दे सीज टू एग्जिस्ट। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। स्टैंडिंग कमिटीज आर परमानेंट, कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर periodically and work on continuous basis, while ad hoc committees are temporary and cease to exist on completion of the task assigned to them. A parliamentary committee means a committee that is appointed or elected by house or nominated by the speaker or the chairman. ये सब factual details लिखी गई हैं ताकि prelims में अगर कोई statement based सवाल आ जाए तो आप इसको कर पाएँ। It works under the direction of speaker of Lok Sabha or chairman of Rajya Sabha. It presents report to the house. It has a secretariat provided by Lok Sabha and Rajya Sabha. स्टैंडिंग कमिटीज़ की अगर बात की जाए तो बेसिकली 6 ब्रॉडर कैटेगरीज में स्टैंडिंग कमिटीज़ को डिवाइड किया जा सकता है।
फाइनेंशियल कमिटीज़ के अंदर 3 सब कमिटीज़ होते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देयर आर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, ये टोटल 24 सब कमिटीज़ होते हैं इनके अंदर। देयर मेन रोल इज़ टू स्टडी डिफरेंट components of the budget, committee to inquire, committee to scrutinize and control, committee related to day to day business, housekeeping committees। तो इस तरह से अलग अलग कमिटीज़ होते हैं। ये जो 3 सब कमिटी की मैंने बात की जो फाइनेंशियल कमेटी के अंतर्गत आता है, ये तीनों सब कमिटीज़ का अपना अलग अलग रोल है। जैसे ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बनाता है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब बेसिक पॉलिटी में ज़रूर पढ़ रखा होगा, मैं बस इसलिए रिवाइज़ करा रहा हूँ क्योंकि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम आ रहा है। और फिर ये पब्लिक एग्जाम जो कमिटी होती है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इट सबमिट्स अ रिपोर्ट ऑन पब्लिक PSUs, पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अगर मेंबर्स की बात की जाए, मेंबरशिप की, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। अ मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। चेयरमैन अ लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, ये कन्वेंशन है, ये कोई रूल नहीं है, बट कन्वेंशन ऐसा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है अपोजिशन पार्टी के लीडर को बनाया जाता है, एंड ही और सी इज़ अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। एस्टीमेट कमेटी में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन इज मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी टू एग्जामिन बजट एस्टीमेट। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स PSUs, इसमें भी 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा, एंड चेयरमैन इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशन अ मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी। उसके अलावा एडहॉक कमिटीज़ होते हैं, टेम्पोररी कमिटीज़, वो इंक्वायरी कमेटी हो सकती है, एडवाइजरी कमेटी हो सकती है। एडवाइजरी कमेटी is on joint parliamentary committees which have member from both sides, and select committee MPs from one side only, one house only। तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री कमिटीज़ अपना रोल प्ले करती हैं। लेकिन हाल फिलहाल में एक प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं कि पार्लियामेंट के जो डिबेट का नेचर है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, क्वालिटी है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। जो बिल पास करने का जो प्रोसेस है वो अब उतना कॉम्प्रिहेंसिव या डायनेमिक नहीं रहा है। उसमें मेन रोल है या मेन रीज़न है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के रोल का कर्टेल होना। आजकल पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का कम से कम इस्तेमाल कर रही हैं, और अगर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को कोई बिल रेफ़र किया भी जा रहा है सरकार द्वारा, तो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ उतना अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म या वैकेंसीज इन द पार्लियामेंट्री कमिटीज़। कई सारे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में कई सारी पोस्ट या सीटें खाली हैं। उसी से रिलेटेड ये करंट आर्टिकल है। देखिए, शशि थरूर जी काफ़ी नॉलेजेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, केरला से, और इनको जब भी किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया जाता है या चेयरमैन बनाया जाता है तो माना जाता है कि वो काफ़ी प्रोएक्टिवली काम करते हैं। ऐसा एक इमेज है उनका कि वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा शौक से प्रोएक्टिव होकर के काम करते हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है वेयर ही हैज़ वेंटेड हिज फ्रस्ट्रेशन, जिसके कारण मैं ये आर्टिकल कवर कर रहा हूँ। Congress MP and chairman of Parliamentary Standing Committee on Chemical and Fertilizer, Shashi Tharoor, took to social media on Thursday to express frustration over lack of quorum for the committee meeting। बोले कमिटी मीटिंग जब भी वो बुलाते हैं मेंबर्स आते ही नहीं है, कोरम पूरा ही नहीं होता, जिस कारण से कमेटी की मीटिंग नहीं हो पाती। Tharoor, who was appointed as chairman in October 2022, said in a tweet that he tried to hold a meeting of the committee on Thursday but had to adjourn as there was no quorum। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, दिस वॉज द 4th टाइम आउट ऑफ 5 मीटिंग्स दैट ही हैज़ कन्वेन्ड एंड दैट हैड टू बी adjourned this way। He pointed out that the fact that committee had 6 vacancies did not help the cause। तो एक तो 6 मेंबर्स का पोस्ट अभी भी खाली है, और जो मेंबर्स हैं वो मीटिंग के लिए आते नहीं हैं, जिस कारण से पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर ठीक से काम नहीं कर पा रही। और ये सिर्फ इस कमेटी की बात नहीं है, हर कमेटी का लगभग यही हाल है। या तो उनको बिल रेफ़र नहीं किया जाता, रेफ़र किया भी जाता है तो वो उतना प्रोएक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। सो आप कह सकते हैं कि द क्वालिटी ऑफ डिबेट, डिस्कशन एंड द प्रोसेस ऑफ पासिंग द बिल इन द पार्लियामेंट इज़ नाउ डिक्लाइनिंग स्लोली। और भी कारण है, डिक्लाइन इन द सिटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, नंबर ऑफ सिटिंग्स पार्लियामेंट की लगातार कम होते जा रही है। आजकल स्पीकर जो हैं दे डायरेक्टली गो फॉर वोटिंग रादर दैन डिबेट डिस्कशन। मिसयूज ऑफ द मनी बिल में आपको पता है राज्यसभा के जो पावर हैं काफ़ी कर्टेल हो जाते हैं, तो कई दफ़ा स्पीकर जो हैं ऐसे भी बिल जो
मनी बिल नहीं होने चाहिए उसको भी मनी बिल की तरह सर्टिफाई कर देते हैं, जहाँ पे राज्यसभा के पावर कर्टेल हो जाते हैं और सिर्फ लोकसभा से बिल पास हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आधार बिल वॉज पास्ड इन दिस वे. यूज ऑफ विप has been another reason behind curtailment of the role of members of the parliament in having quality debate and discussion. whip के कारण होता क्या है, एक पर्टिकुलर मेंबर जो है किसी पर्टिकुलर पार्टी का, उसको उसी हिसाब से वोट करना है जैसे विप ने कहा है उस पार्टी के. आई होप आपको विप का कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना. तो विप के ने जैसे कहा, जैसे बीजेपी का विप है तो वो जैसे कहेंगे वैसे ही उनके सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को वोट करना है, वैसे ही कांग्रेस के लिए, अदर पार्टीज के लिए. तो विप का जो कॉन्सेप्ट है, इट हैज़ कन्वर्टेड इंटायर पॉलिटिकल पार्टी इनटू वन मोनोलिथिक ब्लॉक. ऑल द मेंबर्स हैव टू वोट इन वन पर्टिकुलर मैनर, एंड दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ विप हैज डिफीटेड द पर्पस of debate discussion on the floor of Lok Sabha or Rajya Sabha, and that is how the article says that there have been progressive decline of the Indian Parliament in debate and discussion. The next article is about forecast of Indian economy. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो NSO के हिसाब से अब forecast आई है about Indian economy for the fiscal year 2022-23, और इस forecast के हिसाब से Indian economy का growth rate for this fiscal year 2022-23 is going to be 7%. और ये जो फोरकास्ट है इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, क्योंकि इस फोरकास्ट के बेसिस पे ही यूनियन बजट में काफ़ी सारी प्लानिंग होगी. तो यूनियन बजट जो फरवरी महीने में रखा जाएगा फॉर द फिजिकल ईयर 2023-24, उसमें ये फोरकास्ट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल वेयर इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 7%. पहले तो आरबीआई ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो ओनली बाय 6.8%, बट एनएसओ ने उसको रिवाइज करते हुए कहा कि नो, इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो बाय अबाउट 7% इन द फिजिकल ईयर 2022-23. इसके बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी amongst the major economy of the world. Saudi Arabia is going to be the fastest growing economy for the fiscal year 2022-23 amongst the G20 countries. So amongst the major countries, major economies, Saudi Arabia is going to be the fastest growing economy for the fiscal year 2022-23 with the projection of growth about 7.6%. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज रिटन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मणिपुर's एंशिएंट पोलो गेम. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्या करंट डेवलपमेंट हुए हैं? तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जी ने 122 फुट हाई एक इस तरीके का स्टैचू को अनवील किया है इम्फाल में. दिस स्टैचू इज एसोसिएटेड विथ अ गेम, अ पॉपुलर गेम ऑफ मणिपुर जिसका नाम है सगोल खांजेई. अब ये न्यूज़ में आ गया, सगोल खांजेई मणिपुर में, इससे रिलेटेड इस तरह 122 फीट ऊंचा स्टैचू उन्होंने अनवील किया है. तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि सगोल खांजेई इज ए गेम विच इज़ प्लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ऐसा सवाल आ सकता है. या ये कौन सा गेम से मिलता जुलता है, पोलो से या किससे है? तो सगोल खांजेई आप कह सकते हैं कि ये मणिपुर वर्जन ऑफ पोलो है, पोलो गेम जैसा. दिस गेम इज़ प्लेड इन मणिपुर एंड दिस गेम इज़ फॉर कॉमन मैन. तो कभी ये मत सोचिएगा, ऐसे भी सवाल आ जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड कि ओनली रॉयल क्लास मेंबर प्ले दिस गेम सगोल खांजेई. दैट इज़ नॉट ट्रू. दिस गेम इज़ फॉर कॉमन मैन एज वेल. बट इसमें अंतर क्या है नॉर्मल पोलो गेम में और इसमें? देयर इज़ नो गोल पोस्ट. इसमें दोनों एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना दिया जाता है और दो लाइन डिसाइड कर दिए जाते हैं और एक साइड को दूसरे लाइन के बाहर बॉल मारना होता है, ऐसे ही जो अपोनेंट साइड है उसको इस साइड में लाइन से बाहर बॉल को मारना होता है. सो दिस इज हाउ द गेम इज प्लेड. देयर इज नो गोल पोस्ट. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं. फेयर रेम्यूनरेशन प्राइस इज फाइनली अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये दोनों स्टेटमेंट भी शुगर केन प्राइसिंग से रिलेटेड सही हैं. एंड मोतियाबाग हवाई महल इज एसोसिएटेड विथ प्रतिमा बरुआ पांडे जी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.